जय हिंद दोस्तों। सो वी वर डिस्कसिंग द 9th चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे एंड वील बी डिस्कसिंग द रेस्ट ओवर इन द कमिंग वीडियोस. सो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26. इन इंडिया द करेंसी नोट इशू सिस्टम इज बेस्ड ऑन करेंसी नोट इशू सिस्टम. देखिए ये किस पे बेस्ड है? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम पे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे सिस्टम पे, या फुल कन्वर्टिबिलिटी सिस्टम पे? तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे बेस्ड होता है ना. देखिए आप इधर ध्यान दीजिए, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो द सिस्टम ऑफ नोट इशू बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड ऑन द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम which was replaced by a system of minimum holding of foreign securities. शुरू हुआ था proportional reserve system से, लेकिन इसको replace किया गया था by a system of minimum holding of foreign securities, that is the minimum reserve system. तो याद रखिएगा, important question है. कितना? 400 करोड़ और गोल्ड कॉइन एंड बुलियन 115 करोड़ और अ टोटल ऑफ 515 करोड़ इन 1956. और उसके बाद अंडर द रिजर्व बैंक अमेंडमेंट एक्ट 1957 जो एग्रीगेट वैल्यू थी गोल्ड कॉइन और गोल्ड बिलियन और फॉरेन सिक्योरिटीज़ की इन द इशू डिपार्टमेंट वॉज स्टिपुलेटेड एट नॉट लेस देन 200 करोड़ एट एनी टाइम. तो 200 करोड़ से करोड़ कभी कम नहीं होनी चाहिए, जिसमें गोल्ड और बुलियन का जो था शुड बी नो टाइम बी लेस देन 150 करोड़. ठीक है, तो उसके बाद से फिर वो रिवाइज नहीं हुआ है, तो वही चल रहा है. तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे ये बेस्ड है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग. तो किसके अगेंस्ट करता है? देखा अभी हमने देखा ऊपर गोल्ड के अगेंस्ट भी कर रहा है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ भी तो हैं, सबके ऊपर करता है. और ये डिफाइन किया गया सेक्शन 33 में ऑफ RBI एक्ट 1934. हु इज़ ऑथराइज टू इशू कॉइन्स इन इंडिया? रिजर्व मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो देखिए नोट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो ऑथराइज होती है टू इशू द कॉइन्स इन इंडिया. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इशूइंग द अथॉरिटी ऑफ कॉइन्स एंड सप्लाइज कॉइन्स टू द रिजर्व बैंक ऑन डिमांड. द रिजर्व बैंक पुट्स द कॉइन्स इनटू सर्कुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. Coins are minted by the Government of India. The Reserve Bank of is the agent of the government for distribution, issue and handling of coins. 4 mints are in operation. 4 mints अभी ऑपरेशन में है, मुंबई में, नोएडा में, कोलकाता और हैदराबाद में. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलेंगे, वो इशूइंग अथॉरिटी होती है और वो सप्लाई करती है कॉइन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ऑन डिमांड. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जैसा डिमांड होता है उसके आधार पे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो सप्लाई करती है. ऑलराइट, और सर्कुलेशन में उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है. सर्कुलेशन का काम इनका नहीं है, इशू का काम इनका है, लेकिन करेगा बिहाफ पे ही ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही करेगा, ऑन इट्स ओन तो नहीं करेगा. सो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे सर्कुलेशन में डाला जाता है. कॉइन्स आर मिंटेड इन इंडिया एट, अभी हमने देखा मुंबई, नोएडा, कोलकाता एंड हैदराबाद. तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, और इसमें आप एक और ऐड कर लेंगे अगर नोएडा, तो ये 4 मिनट्स जो अभी चल रहे हैं वो हो जाएंगे. करेंसी एक्सपेंशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड. ओके, ये बोल रहे हैं करेंसी एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? हायर प्राइजेस, इंक्रीज इन द प्राइस कोऑर्डिनेट्स, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी और इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज़. तो करेंसी एक्सपेंशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी हैज़ इंक्रीज्ड. ठीक है, और ड्यू टू द इंक्रीज इन मनी सप्लाई जो वैल्यू होती है मनी की वो घट जाएगी. एज अ रिजल्ट जो प्राइजेस हैं गोल्ड एंड सर्विसेज वो बढ़ जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे. तो वैल्यू मनी की घटी, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इसके हिसाब से बढ़ जाएंगे. विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल, ठीक है, आपको ज़रूरत है, सो ये पुलिंग इट. डिमांड पुल इन्फ्लेशन, उसकी वजह से जो बढ़ने वाला जो इन्फ्लेशन है वो इट कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. किस किस से हो सकता है? एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिजिकल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, हायर परचेजिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट. ठीक, अब देखिए वेल एक्सप्लेन्ड है इसमें इसीलिए मैं इस पर बोल रही हूँ 1 to 4. तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिजिकल स्टिमुलस और हायर परचेजिंग पावर. ठीक है, इन 4 की वजह से ही बढ़ेंगे. देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा मार्केट से. ठीक है, हम इसमें समझते हैं इसको. डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब इमर्ज होता है? जब एग्रीगेट जो डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ऊपर हो जाए. मतलब आपको अगर लेट से कोई ए वस्तु है वो आपको चाहिए तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई उसकी डिमांड उसकी 100 है, सप्लाई उसकी 90 हो पा रही है, तो तब होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ठीक, कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स सीक टू बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड.
इकट्ठा करके रख रहे हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है इट कैन बी कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। किस वजह से हो सकती है? अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? खरीदने की आपके पास क्षमता कैसे आ रही है? बिकॉज आपके पास मनी सप्लाई है। This would also occur when aggregate demand increases either because of the rise in marginal efficiency of a capital or rise in the propensity to consume. ठीक, तो ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो किस वजह से होगी? इट मे बी कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, एंड ये तब भी हो सकती है जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाए, इधर बिकॉज ऑफ द राइज इन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ अ कैपिटल, या फिर प्रोपेंसिटी जो है कंज्यूमर की जो प्रोपेंसिटी है वो बढ़ जाए। प्रोपेंसिटी आप कंज्यूम कितना कर रहे हो वो बढ़े। Expansionary fiscal policy is intended to increase the money supply in the economy using budgetary instruments to either raise the spending or cut the taxes. तो expansionary taxes fiscal policy जो होती है वो क्यों होती है? वो होती है मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। आप अगर ये देखें तो ये किस लिए होती है? टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। कैसे करेंगे? या तो कोई बजटरी इंस्ट्रूमेंट से करें, जिससे कि या फिर टू इधर रेज द स्पेंडिंग, आप स्पेंडिंग बढ़वा दो या टैक्सेस को कम कर दो। तो कुल मिला के जब आप किसी और डायरेक्शन में पैसा अपना नहीं दे रहे हो, टैक्स में मान लो आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो, 100 रुपये में से आप 50 रुपये टैक्स में दे रहे हो, लेट से एज्यूम करते हैं हम, तो फिर आपके पास 50 ही बचा, तो आपको उस 50 में से खर्च करना है। लेकिन अगर आपका टैक्स कम कर दिया, अगर आपका टैक्स हमने 25 रुपये कर दिया, तो आपके पास 25 रुपये एक्स्ट्रा हो गया मार्केट में लगाने के लिए, राइट? तो ये इसमें रहता है। सो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रीज़न हो सकता है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो जाता है इससे। दूसरा है फिस्कल स्टिमुलस इज अ पैकेज कंप्राइजिंग टैक्स रिबेट। फिस्कल स्टिमुलस क्या हुआ? अब आपको एक स्टिमुलस दिया गया कि भाई ऐसा आप करोगे तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, तो भी आपके पास पैसे आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है कंट्री में उसको उस समय पे ये जनरली बहुत सारी रिबेट्स, बहुत सारी स्टिमुलस दिए जाते हैं, जिससे कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे उभारा जा सके। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए। सो इससे क्या होगा? मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में है वो बढ़ेगी, एंड इट इज इंटेंडेड टू इंक्रीज द डिमांड, साथ ही साथ जॉब क्रिएशन भी होता है। तो इसको भी आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए कर सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस जो हैं वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं करते, बिकॉज वो इन्फ्लेशन में ही एडजस्ट हो जाते हैं, है ना। या तो दे आर प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, उनको इन्फ्लेशन का इफेक्ट को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगी, ठीक। तो ये क्यों किए जाते हैं कि जो भाई इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, मतलब कि भाई इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया कि अब लोग, अब सर्वाइवल नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ दे दिया कि भैया आपका जो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट आप पे पड़ा है वो थोड़ा कम हो जाए। तो उससे आप डिमांड पे अब इफेक्ट कम करने के लिए दिया जाएगा। तो ये नहीं है ना कि फिर आप अब बाहर जाके आपके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है एंड यू आर वेस्टिंग योर मनी ऑन सम थिंग जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें कब संग्रह करते हो, कब इकट्ठा करते हो जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। नहीं है तो यू विल बी सिटिंग क्वाइट एट योर होम, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तभी आप मार्केट में डाल रहे हो, right? If you are going to buy a bread, let's say for example, if you are going to buy a bread, now if you are buying a bread for 20, 25, 30 whatever the cost is, अगर आपकी जेब में सिर्फ 35 या 40 रुपये हैं और आपको ब्रेड के साथ आपको चाय भी चाहिए, तो आप दूध ले लोगे, तो आपके पास अब बटर खरीदने के लिए पैसा नहीं बचेगा ना। बटर आप कब खरीदोगे? जब आप 100 रुपये लेके जाओगे, राइट? तो 100 रुपये आपको अगर इंसेंटिव्स बहुत सारी चीज़ों का मिल रहा है तो आपके पास 100 रुपये हैं जेब में, तो आप सोचोगे चलो ठीक है छोटा सा बटर का पैकेट भी ले लेते हैं 10, 15, 20 का जो आ रहा है, नहीं इन केस इफ़ यू आर नॉट बाइंग द बिग वन। तो ये होता है, आपकी जेब में अगर पैसा डाल दिया है सरकार ने तो आप लगाओगे। अब आपको ऑलरेडी जेब में पैसा नहीं है, आप ऑलरेडी इफेक्टेड हो इस इन्फ्लेशन से, तो उसके लिए जो आपको वेजेस दिए जा रहे हैं, सो यू आर नॉट गोइंग टू बाय द बटर आउट ऑफ इट, वो आप रखोगे संभाल के कि कल की ब्रेड आ जाए एटलीस्ट। सिंपल एग्जाम्पल है बट टू अंडरस्टैंड, इकोनॉमी बहुत बड़ी है बटर ब्रेड से। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। सो ये प्रोवाइड किए जाते हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये तो डिमांड पुल के लिए नहीं होंगे। हाई परचेसिंग पावर जो है इट कैन लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हाई परचेसिंग पावर जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, हाई परचेसिंग पावर कब आ रही है आपकी? आप सिर्फ बटर खरीदने का आपके पास पैसा था, अचानक आपको बोल दिया गया नहीं बेटा ये जाओ, ये आपको 150 रुपये दिया जा रहा है और यू कैन स्पेंड वॉट एवर यू वॉन्ट। आप क्या करोगे? बटर भी ले आओगे, ब्रेड भी ले आओगे, जैम भी ले आओगे, दूध भी ले आओगे, साथ में कुछ और आपको अच्छा लग रहा है वो भी लेके आ जाओगे, ठीक। तो आप 150 रुपये तक आपके पास हैं खर्च करने के लिए उस दिन के लिए, ऑलराइट। तो इसी तरीके से इकोनॉमी मार्केट में भी चलती है। आपको परचेसिंग पावर अगर आपकी बढ़ गई है तो आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज कंज्यूमर्स के पास अब पैसा है टू स्पेंड एंड दे कैन डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं तो चुपचाप लेके आ जाते ना बटर अपने रूम पे। अभी क्या कर रहे हो? अभी है आपके पास, आपको दिया गया है इंसेंटिव।
सो ये स्टेटमेंट 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल से अगर आप थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे 2 मिनट लगाएंगे ना इस तरह के क्वेश्चंस में, तो ईजीली एलिमिनेट हो पाएगा। नेक्स्ट इज राइजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है? अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, देखिए कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। रेट बढ़ गया, अभी 12% था, लेट से रेट को 15% कर दिया, नाउ यू हैव टू गिव द मोर इंटरेस्ट ना। 100 रुपये पे आप 15 रुपये दे रहे हो, तो पहले आप 12 ही दे रहे थे, अब 3 आपसे और कम हो गया, तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो गया मनी का, तो वो डिमांड पुल में नहीं आएगा, तो स्टेटमेंट 5 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगा, बट इट्स ओके। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए बहुत टफ नहीं होते हैं, बस इसमें आपको ना अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन को लगाना पड़ता है, तो यही है। नेक्स्ट, ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब ड्यू टू इन्फ्लेशन क्या होगा? प्राइजेस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स, द एक्सचेंज रेट इम्प्रूव्स अबव ए एंड बी। देखिए गुड्स के प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे और मनी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालोगे, राइट। सो दोनों ही इसमें आ जाएंगे। एक्सचेंज रेट इम्प्रूव नहीं होता है, तो इन्फ्लेशन रेफर्स टू द राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ अ गिवन करेंसी ओवर टाइम। इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसीज द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी ऑल्सो डिक्लाइंस ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो वो एक्सचेंज रेट को इम्प्रूव नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डेफिनेट इम्प्लीकेशन ऑफ अ फॉल इन इन्फ्लेशन रेट? सो डेफिनेट इम्प्लीकेशन ऑफ अ फॉल्स इन इन्फ्लेशन रेट, डेफिनेट इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं। प्राइजेज हैव फॉलन, प्राइजेज आर इंक्रीजिंग मोर स्लोली देन बिफोर। तो पहले जो एकदम से राइज हुए थे उससे अब कम बढ़ रहा है, धीमे बढ़ रहे हैं। फूड सप्लाई हैज़ इंक्रीज, नहीं इसका देखिए डायरेक्ट डेफिनेट इम्प्लीकेशन तो नहीं है ये। सो इंडस्ट्रियल स्टेगनेशन हो जाए, वो भी नहीं कह सकते, काम चल रहा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड एंड सप्लाई तो चल ही रहा है। अब पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गया तो प्राइसेस कमोडिटीज़ की मतलब एकदम से तेज़ी से बढ़ती हैं और वैल्यू कम हो जाती है, राइट। लेकिन अगर पैसा ये तो नहीं है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी, गुड्स एंड सप्लाई चल रहा है, सेम प्राइसेस पे चल रहा है। प्याज अचानक से अगर 200 रुपये किलो हो जाएगा तो आप भाई कम खरीद लोगे या नहीं खरीदोगे, ठीक है। आप 1 किलो खरीद रहे हो, आप 1 पाव खरीदोगे, बट अगर वो घट गया तो आप क्या करोगे? आप 2 किलो प्याज लेके आ जाओगे, सिर्फ प्याज की सब्ज़ी बना रहे हो। तो वही चीज़ होती है कि जो इंक्रीज़ है वो कंपैरेटिवली स्लोअर रेट पे होगा। नेक्स्ट, a falling rate of inflation means that prices are increasing more slowly than before. Common measure of inflation is the inflation rate. Annualized percentage change in the general price index, example consumer price index. If inflation rate is 5% in any month of the last year and it is 4% in same month this year, that means prices are increasing in both years in comparison to the previous year. But prices are increasing more slowly this year than the last year. तो ये हो जाता है, prices थोड़ा धीमे बढ़ेंगे आपका। लास्ट ईयर अगर किसी चीज़ का रेट लेट से कोई भी एबीसी कमोडिटी है, उसका रेट आपने देखा कि 1100 रुपये पर प्रति क्विंटल आ रहा है, आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो। इस साल इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ ना, 1000 1000 हो गया, 1200 हो गया, तो वो थोड़ा सा मतलब आपका हल्का सा राइज़ हुआ, 200-300 रुपये का राइज़ हुआ। तो बहुत आप एक्सपेक्टेशन क्या थी इन्फ्लेशन को देखकर कि भाई बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाएगा, अगर 1100 था तो 1500-1600 से नीचे नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा कम राइज़ हुआ। दैट इज़ अ स्लो इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन ऑफ द प्राइसेस, राइट। और डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन होता है नेगेटिव इन्फ्लेशन, मतलब विच हैपन्स व्हेन प्राइसेस जनरली गिर जाते हैं इकोनॉमी में, तो ये नेगेटिव इन्फ्लेशन में जाता है इन कंपैरिजन टू द प्राइस ऑफ सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो इन नेगेटिव इन्फ्लेशन में क्या है कि घट गया, अब आपका 1100 रुपये था, 900 रुपये रह गया, ये नेगेटिव इन्फ्लेशन में चला गया, ठीक है। और जो इन्फ्लेशन रेट कम हो रही है उसमें क्या होगा कि आप उतने पेस पे एक्सपेक्ट नहीं करोगे जितने पेस पे वो पिछले साल बढ़ा था, ठीक। सो इंक्रीज्ड फूड सप्लाई प्राइजेस को अफेक्ट करती है, लेकिन डेफिनेट इम्प्लीकेशन नहीं होता है। हु अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट्स मोर फ्रॉम इन्फ्लेशन? तो डेटर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ड्यू टू इन्फ्लेशन जो प्राइजेस होते हैं गुड्स और सर्विसेज के एंड इंक्रीज एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी डिक्लाइन ओवर टाइम। इस सिचुएशन में डेटर्स जो होते हैं उनको एडवांटेज मिल जाता है और क्रेडिटर्स जो होते हैं वो डिसएडवांटेज में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ग्रुप अगर हम बात करें तो डेटर्स, प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, चेंजेबल इनकम ग्रुप, इन सबको बेनिफिट होता है।
लॉस किसको होगा इस केस में? मोस्ट सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन से लॉस किसको हो रहा है? कंज्यूमर्स को, क्रेडिटर्स को, मनी लेंडर्स जिसने पैसा दिया, पेंशन ग्रुप, अनचेंजेबल इनकम जिनकी है, सेविंग अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनको भी लॉस हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इम्पोर्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड टैक्सेस उसमें बढ़ोतरी होगी, पब्लिक सेविंग्स और एक्सपोर्ट में डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये हमारा ग्रुप है, तो डेटर्स को जो है वो बेनिफिट मिलेगा इससे, और जो क्रेडिटर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं उनको लॉस में जाएंगे। इन्फ्लेशन इज़ बेनिफिशियल टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी? सो इन्फ्लेशन जो है वो किसको बेनिफिशियल है? अभी हमने देखा डेटर्स को। इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड परचेजिंग वैल्यू जो होती है उसमें डिक्रीज हो जाता है। इन्फ्लेशन अलाउ द डेटर्स, मतलब डेटर्स मतलब कौन हुए? जो बोरोवर्स हैं, जिन्होंने लिया हुआ है, टू पे क्रेडिटर्स बैक विद मनी वर्थ लेस देन व्हेन इट वाज ओरिजिनली बोरोड। तो वैल्यू ऑफ मनी गिर गई है ना, तो जिन्होंने लिया हुआ है अब वो दे रहे हैं आराम से चौड़े होके कि भाई अब तो वैल्यू गिरी गई, ले लो। बट प्रॉब्लम किसको हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है क्रेडिटर्स को, ठीक है, जिन्होंने उस समय मनी की जो वैल्यू थी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थी, तब आपने दिया। सो दस इन्फ्लेशन ब्रिंग्स अबाउट अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियल वेल्थ इन फेवर ऑफ डेटर्स एट द कॉस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज विद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर्स, पेंशनर्स एटसेट्रा, दे ऑल्सो लूज इन रियल टर्म्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, बिल्कुल सही, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, आपको क्लियर हो गया होगा। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स को नहीं इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है, वो लॉस में जा रहे हैं, बिकॉज वैल्यू गिर रही है ना, सप्लाई मनी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, तो वो लॉस में जा रहे हैं। अ जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑब्टेन्स नेसेसरी इन अ ईयर वेयर द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ओके, ये बोल रहे हैं जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑब्टेन्स नेसेसरली इन अ ईयर वेयर द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एवरी वीक ऑफ द ईयर इज जीरो। तो ये क्या है देख लेते हैं एक बार। इफ देर इज़ अ 5% इन्फ्लेशन इन अ पर्टिकुलर वीक ऑफ अ मंथ, ठीक है, अगर 5% इन्फ्लेशन है किसी पर्टिकुलर वीक में, तो इसका मतलब ये है कि इन कंपैरिजन टू सेम वीक ऑफ द सेम मंथ इन द प्रीवियस ईयर, आप किससे कंपेयर करो भाई? जनवरी के किसी हफ्ते में, लेट्स से सेकेंड वीक में 5% इन्फ्लेशन रहा है, तो आप उसको कंपैरिजन लास्ट जनवरी से करोगे। द प्राइजेज ऑफ गुड्स हैव इंक्रीज बाय 5%, ठीक है, तो इसका मतलब कि पिछले टाइम पे इस समय 5% कम था, अभी बढ़ गया। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन मेजर होता है ऑन द बेसिस ऑफ वीक बाय वीक। तो ये क्लियर हो जाता है दैट टू गेट अ ज़ीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन हर हफ्ते में उस ईयर के ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज़ कम डाउन इन द लास्ट 3 ईयर्स। रीज़न ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कंट्री में वो इंक्रीजिंग, इट इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली ड्यूरिंग दीज ईयर्स। तो देखिए दोनों ही इसमें जो फर्स्ट है वो सही है, और जो सेकंड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट द कंट्री इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली ड्यूरिंग दीज ईयर्स, ये क्वेश्चन है 98 का, ठीक है। तो वो बोल उसका अगर हम डेटा देखें तो ये बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 52 वीक्स इन्फ्लेशन जो था वो 10.9 था 94-95 में, जो कि कम हुआ 4.8 पे 97-98 में। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो रहा है, बट 94-95 में इंडिया ने 4807 मिलियन यूएस डॉलर रिसीव किए थे, वाइल इट रिसीव 5353 मिलियन इन 97-98। तो ये क्लियर है कि बहुत मिनिमल इंक्रीज़ हुआ था, रैपिड इंक्रीज देखने को नहीं मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन? तो देखिए डिफ्लेशन क्या है? इट इज़ अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सडन फॉल नहीं है इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। It is a persistent recession in both the financial and real sectors of economy. It is a fall in the rate of inflation over a period of time. तो ये सब नहीं है, it is a persistent fall. Inflation क्या कर रहा है? It denotes rise in general price level in an economy, और ये it is just opposite of inflation, जहाँ पे क्या होता है which denotes the fall in general price levels of goods and services in economy, और उसमें क्या है inflation में money supply जो है वो कम हो रही है। Next is a rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is base effect here? तो base effect क्या है? It is the impact of price level of previous year on the calculation of the inflation rate. ठीक है, तो कैलकुलेशन जो इन्फ्लेशन रेट का जो कैलकुलेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब आप कोई बेस ईयर रखते हो, जैसे 2011-12 अभी का बेस ईयर है जो भी हम
कैलकुलेट करते हैं उसका बेस ईयर क्या है 2011-12। तो इसी तरीके से आप नॉर्मली बेस इफेक्ट क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर का उसका बेस रखते हो, अगेन लेट्स से जनवरी, तो जनवरी का ही बेस आप बेस मंथ या बेस ईयर रखोगे, तो उसके आधार पे जो प्राइस लेवल में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं बेस इफेक्ट. इट रेफर्स टू अ काइंड ऑफ स्टेटिस्टिकल एनॉमली दैट कॉजेज स्टीप हाइक और डिक्लाइन इन द रेट ऑफ प्राइस ओवर द फॉल बिकॉज द करंट प्राइसेस आर कंपेयर्ड relative to the previous period. If last year's price of certain articles is low and this year it has returned to its normal price, yet the rate of increase which is relative to the last year's price is shown high. Alright. Next, which one of the following governmental step has proved relatively effective in controlling the double digit rate of inflation in the Indian economy in the recent year? 94 का क्वेश्चन है, देखिए. अब उस समय ये बोल रहे हैं कि एनहेंस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स, स्ट्रीमलाइनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. 91 में तो एलपीजी ही आया है, इतनी जल्दी तो सुधार होने में टाइम लग रहा है आपको, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से हम जा रहे थे. परस्यूइंग एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी कंटेनिंग द बजटरी डेफिसिट एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर. हाँ, तो ये था बजटरी डेफिसिट और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो था. This was the reason. So which of the following governmental steps have proved relatively effective? So this was the step कि budgetary deficit को contain करना और unproductive expenditure को. ठीक है. So revenue deficit को consider किया जाता है as an unproductive expenditure of the government, जो कि 3.3% था GDP का in the year 1991 and reduced to 2.5% of GDP in the year 92-93. इसका मतलब है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हुआ था ड्यूरिंग दीज ईयर्स. बजटरी डेफिसिट विच इज़ द सम ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एंड कैपिटल डेफिसिट, ये भी कम हुआ बिकॉज रेवेन्यू डेफिसिट जो था इट वाज लेस देन अर्लियर. कॉन्सेप्ट ऑफ बजटरी डेफिसिट डिसकंटिन्यू हो जाता है उसके बाद 97-98 से. ठीक है, तो बजटरी डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, अगेन असर्शन रीजन. द गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम tackling the bottleneck inflation. Reason ये है, the situation is due to deficiencies existing in the economy such as supply bottleneck and inefficient distribution. दोनों ही इसमें स्टेटमेंट सही है. गवर्नमेंट जो है वो टफ टाइम, अब ये क्वेश्चन है 2021 का रीसेंट क्वेश्चन है. सो बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्लेशन दैट टेक्स प्लेस व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्रेस्टिकली वाइल डिमांड रिमेन्स एट द सेम टाइम्स. सप्लाई तो बहुत ज़्यादा गिर जाती है जबकि डिमांड उतनी ही रहती है, सेम लेवल पे ही रह रही है. तो इससे क्या होता है कि एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है इकोनॉमी में बिकॉज सप्लाई जो है वो मैच नहीं कर पाता है एंड दस रिजल्ट्स इन द राइजिंग ऑफ प्राइसेस. इस तरह की सिचुएशंस अराइज होती हैं ड्यू टू सप्लाई साइड एक्सीडेंट्स, हजार्ड्स, मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन. गवर्नमेंट ऑल्सो फेसेस अ टफ टाइम इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. तो दोनों ही असर्शन रीजन जो है वो करेक्ट हो जाते हैं. कोर इन्फ्लेशन को आप कैसे डिफाइन करते हो? कोर इन्फ्लेशन को डिफाइन किया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन आएगी लेकिन इसमें फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन ऐड नहीं होगा, वो होता है कोर इन्फ्लेशन. सो core inflation represents a long run trend in the price level and measuring in the long run inflation. Transitory prices changes should be excluded. Thus core inflation एक inflation measure है जो कि exclude करता है transitory और temporary price volatility as in the case of some commodities जैसे कि food item, fuel products etc. तो core inflation जो है वो define किया जाता है as headline inflation जिसमें कि आप food और fuel दोनों ही inflation को exclude कर रहे हो. Tick mark which is incorrect about inflation. अच्छा ओके. सो इन्फ्लेशन के बारे में गलत क्या है? इन्फ्लेशन इंडिकेट्स अ राइज इन प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज ऑन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस. बिल्कुल सही है. इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स. ठीक है, देखिए सीपीआई भी इसमें यूज़ होता है. अभी अगर हम देखें तो एक बार देख लेते हैं और भी ऑप्शंस. फॉर सम कमोडिटीज रिटेल प्राइसेस आर आल्सो कंसीडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. ऑलराइट, अभी अगर हम बात करें एट प्रेजेंट तो सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई बोथ आर यूज्ड. इन्फ्लेशन रेट गोइंग डाउन डज नॉट मीन प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग. ये सही है. इसमें से आपको पूछना है कि गलत क्या है. ठीक है, तो फॉर सम कमोडिटीज रिटेल प्राइसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. ये देखिए उस समय तो नहीं यूज़ हो रहा था, अभी हम देख लेते हैं. इसमें 2008 का ये क्वेश्चन है. एज पर द क्वेश्चन पीरियड ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर. ओके, मतलब कि फॉर सम कमोडिटीज़ रिटेल प्राइजेस भी मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, ये उन्होंने बोला है कि गलत है, इनकरेक्ट है.
उस समय के लिए. बट इन इंडिया CPI, बट अभी के लिए बी इज़ द राइट आंसर. इन्फ्लेशन रेट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स. ये गलत हो जाएगा बिकॉज हम दोनों पे ही करते हैं. हाँ, सो दे आर द टू मेजर इंडाइसेस विच आर मेजरिंग द इन्फ्लेशन. WPI वॉज द मेन इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया अप्रैल 2014 तक, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था न्यू CPI कंबाइंड एज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. So WPI is based on wholesale prices for primary articles, administered prices for fuel items and ex-factory prices for manufactured products. While CPI जो है वो retail prices पे based होता है and it measures change over time in general level of prices of goods and services that households acquire for the purpose of consumption. Next question, on what basis the inflation rate measured in India? So CPI, WPI and LCLI मतलब कि आपका लेबर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तीनों पे ही होता है. देखिए, तो इंडिया में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो जनरली मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ CPI, WPI एंड लेबर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. एट प्रेजेंट RBI यूज़ करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए. ठीक है, CPI कंबाइंड यूज़ होता है. द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज CPI. एट प्रेजेंट RBI यूज़ करता है CPI कंबाइंड टू मेजर द हेडलाइन इन्फ्लेशन. इट्स बेस ईयर क्या है उसका, 2011-12 है, 2017 से. होलसेल प्राइस इंडेक्स जो था वो मेन इंडेक्स था इन्फ्लेशन का 2014 तक. फिर RBI ने इंट्रोड्यूस किया CPI कंबाइंड. इंडिया में हेडलाइन इन्फ्लेशन बेस्ड होता है किस पे, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है CPI कंबाइंड पे. हेडलाइन इन्फ्लेशन refers to the change in value of all the goods on the basket. On which basis is the headline inflation measured? तो अगेन हेडलाइन इन्फ्लेशन किस पे मेजर्ड होता है, कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे. इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो मेजर किया जाता है ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2014 तक, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर था और इसमें ऑप्शन के हिसाब से फिर वही हो जाएगा. अभी की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस CPI कंबाइंड पे होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स द 4% इन्फ्लेशन टारगेट इन इंडिया विद टॉलरेंस लेवल ऑफ ±2% फॉर द पीरियड 16 to 21. तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है 4% इन्फ्लेशन टारगेट इंडिया में. टॉलरेंस लेवल क्या है इसका, ±2%. सो मई 2016 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है थ्रू द एक्ट ऑफ 1934, इट वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन. अमेंडेड RBI एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द इन्फ्लेशन टारगेट to be set by Government of India in consultation with the Reserve Bank once in every 5 years. Accordingly, the central government has notified in the official gazette 4% consumer price index inflation target with tolerance level of ±2. तो ये 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक ये चला. एंड अमेंडमेंट से पहले जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क था वो गवर्न किया जाता था बाय एन एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बिटवीन गवर्नमेंट एंड RBI ऑफ 20 फरवरी 2015. ओके, 16 से ये स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो ±2 का जो ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है. एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द 1991 कैलेंडर ईयर बेस्ड ऑन मंथली एवरेज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स वॉज. तो भाई ये तो बहुत ही डेटा ड्रिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ये 92 का क्वेश्चन है, 12.7% था. अगर हम रिसेंट देखें तो 2018-19 में 4.3 था, 19-20 में 1.7 था, 20-21 में -0.1 था. So inflation is the rate at which the value of currency is falling and consequently general level of prices and goods भी बढ़ते हैं. Annual rate of inflation India में during the 1991 calendar year based on the monthly average of the wholesale price index वो 12.7 था. और अगर अभी देखें तो 2021 का जो लेटेस्ट है उसमें -0.1 था. Consider the following statement. The weightage of food in consumer price index is higher than that in WPI. Weightage of food in CPI ये WPI से ज़्यादा है. Alright. The WPI does not capture the changes in the prices of services which CPI does. तो WPI जो है वो it does not capture the changes in the prices of services. ठीक है, जो कि CPI करता है. Okay. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and decided to changing the key policy. देखिए अभी तो हम बात कर चुके हैं कि CPI कंबाइंड यूज़ हुआ है, पहले WPI मेन था.
बाकी अगर हम बात करें तो सीपीआई को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं. इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन रिटेल प्राइसेस. तो जो वेटेज है फूड का इन सीपीआई कंबाइंड वो 45.86% है, जबकि डब्ल्यूपीआई में वो था 24.4%. WPI measures the changes in the price of goods sold and traded in bulk of wholesale business in other businesses. So it does not include the services. जबकि CPI में goods और services दोनों ही include हो रहे हैं, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है. तीसरे की अगर हम बात करें तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित आर पटेल कमेटी आरबीआई ने सीपीआई कंबाइंड फॉर्मूला अडॉप्ट किया था अपने की एक की मेजर के तौर पे ऑफ द इन्फ्लेशन एंड डिसाइड टू ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स सिंस April 1, 2014. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. इट कंप्यूट्स प्राइस चेंजेस इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज कंप्यूटेड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, Department of Industrial Policy and Promotion. It is taken as the measure of inflation while formulating the monetary policy by RBI. तो इसमें से देखिए 1 और 3 सही है. इट इज़ कंप्यूटेड बाय OEA, ये गलत है. देख लेते हैं इसको कौन कंप्यूट करता है. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो एक कॉम्प्रहेंसिव मेजर है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्राइजेस चेंज इन द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दोनों ही आ रहे हैं इसमें, गुड्स और सर्विसेज. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये डिज़ाइन किया गया है टू मेजर द चेंजेस ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइजेस ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड्स परचेज फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन. इंडिया में जो सेगमेंट स्पेसिफिक है जैसे CPIs हैं, मेनली CPI IW जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, AL फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, RL for rural laborers, and they are compiled by Labor Bureau, while at present CPI urban, rural and combined urban rural are compiled by the released by National Statistical Office. ठीक है. CPI combined जो है it is taken as the measure of inflation while formulating monetary policy by the RBI. So statement 1-3 सही हो जाते हैं. WPI is computed and released by the Office of Economic Advisor, Department of Promotion of Trade and Internal Trade. पहले अब ये DPIIT है, पहले DIPP था, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो CPI का नहीं होता है, WPI का होता है. कंसिडर द फॉलोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, रूरल वर्कर्स, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज इन द गिवन इंडेक्स विच इज और आर कंपाइल्ड बाय CSO. तो देखिए इसमें से अगर हम देखें ये NSO कर रहा है. अभी हमने ऊपर भी देखा था कि ये सारे NSO रिलीज़ कर रहा है. तो रूरल एंड CPI कंबाइंड इंडेक्सेस ये कंपाइल किए जाते हैं NSO के द्वारा इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको शॉर्ट में MOSPI भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये NSO कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. सो लेबर ब्यूरो देता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का. द बेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम 1982. तो 1982 से ये शिफ्ट होकर 2001 हुआ है. 2008 का क्वेश्चन है. CPI IW इज कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. बेस ईयर फॉर CPI हैज़ बीन रिवाइज फ्रॉम 2001. अब ये दोबारा से रिवाइज हुआ था. ये जब क्वेश्चन आया था तब 2001 ही था, लेकिन फिर दोबारा से ही रिवाइज हुआ. 2001 से 2016 हो गया था ये. ठीक है, तो जब 4 लेबर कोड्स भी आए उसी टाइम पे रिवीजन इसका भी हुआ था. 2001 से 2016 हुआ था अक्टूबर 2020 में, टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न. ऑल इंडिया CPI IW वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑन साइंटिफिक लाइन्स विद बेस ईयर 1960 इक्वल्स टू 100 विच वॉज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ फैमिली लिविंग सर्वे जो कि कंडक्ट किया गया था 1958-59 में. द सीरीज वॉज देन अपडेटेड इन 1988 ऑन द बेस ईयर 1982 is equal to 100 and revision in 1999-2000 has further the base year 2001 equals to 100. और अभी की अगर आप बात करोगे तो जो बेस ईयर है वो है 2016 और चेंज कब हुआ इन 2020. ऑलराइट. इंडस्ट्रियल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर 1960 was changed to base year. देखिए उस समय जब क्वेश्चन था तो 1982. विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस, देखिए ये ना 1960 में आता है, फिर 1982, देन 2001 एंड देन 2016. ये 4 हो चुके हैं, ये आप याद रखिए. अभी लेटेस्ट 2016. विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स इज यूज टू कॉम्पनसेट द वेजेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ये यूज़ किया जाता है टू कॉम्पनसेट द वेजेस ऑफ
industrial workers. So CPI for industrial workers is used to compensate the wages of central government employees. ये generally it is argued that the WPI inflation is not an appropriate index to determine the impact of prices on the cost of living of the common man. Rather CPI जो है वो include करता है selected services को भी, साथ ही साथ it is measured on the basis of retail prices and it is used to determine the dearness allowance of the employees in both public and private sectors. Is the appropriate indicator of general inflation. Food items जो हैं it have higher weights in CPI IW than WPI. The basis of determining the dearness allowance to employees in India is national income, consumer price, standard of living, per capita income. तो ये होता है आपका consumer price, CPI में आता है. So it is used for tracking the inflation and for fixing the dearness allowance of the employees and industrial workers. Next, which of the following institution office brings out the wholesale price index data in India? WPI डेटा कौन निकालता है? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इसको निकालता है. OEA, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, और ये वीकली बेसिस पे निकलता है बेस्ड ऑन द प्राइस कोटा कोटेशन कलेक्टेड बाय द ऑफिशियल एज वेल एज नॉन ऑफिशियल सोर्सेज भी इसमें इंक्लूड होते हैं. एट प्रेजेंट जो बेस ईयर है होलसेल प्राइस इंडेक्स का वो 2011 पा रहा है. ऑलराइट, सो अभी हम इसमें इतने ही क्वेश्चन करते हैं. देखिए ये थोड़ा सा ना इफेक्टिविटी से आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन अगर आप लेम होके कर रहे हैं तो वो गलत होने के चांसेस रहते हैं. तो थोड़ा ये मनी एंड बैंकिंग के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो यू हैव टू बी प्रेजेंट विद एन ओपन माइंड. और नंबर भी देखिए आपको ये क्वेश्चन दिलवाते हैं, बिकॉज अगर आप थोड़े भी अटेंटिव होकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं. ऑलराइट, और ट्रिकी भी यही हो जाते हैं. तो अभी हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं. और साथ ही साथ आपका ये इशू था कि डेली बेसिस पे नहीं आ रहे. देखिए डेली बेसिस पे ही आ रहे हैं, एक आध दिन का लैग हुआ है एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस दैट लैग वाज हैपेंड. सो डोंट वरी, सीरीज़ बंद नहीं होगी, आपको पूरा कंप्लीट होगा. मैंने पहले ही आपको बोला है कि आई विल कंप्लीट द होल सीरीज ऑफ द घटना चक्र. सो डो नॉट वरी, कभी कभी एक आध दिन मिस हो जाता है बिकॉज ऑफ सम इंपॉर्टेंट रीजंस. और मेरे पास देखिए एज आई टोल्ड आई डोंट हैव एनी टीम कि अगर नहीं डल रहा है तो कोई और उसको परस्यू कर देगा. आई एम द ओनली वन पर्सन एंड बिकॉज ऑफ इलनेस और समथिंग कभी कभी लैग हो जाता है. सो डोंट वरी, आएगा कभी. अगर एक आध दिन मिस होता है सो ये मत सोचिएगा कि सीरीज़ बंद हो रही है ना, तो परेशान नहीं होना है. वो पूरा कंप्लीट होगा और डेली बेसिस पर ही होगा. रही बात आपके PDFs की, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द टेलीग्राम चैनल विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी. ऑलराइट, और इसके साथ ही साथ हिस्ट्री और इकोलॉजी की PDF भी मैंने पिन कर रखा है, तो जिसको भी डाउनलोड करना है वो वहाँ से कर सकता है डाउनलोड. एंड rest, I have also started the Instagram and Facebook or of this channel, so you can check out the same. उसमें भी updates अब डालना शुरू किए जाएंगे, so you can check out the same also. alright, so keep reading, keep revising, ज़्यादा से ज़्यादा. और लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. अगर आपको लगता है कि इंस्टा और फेसबुक पे जाके आप बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो अदर देन स्टडीज़, आई वुड सीरियसली सजेस्ट. देखिए ये जो चैनल बनाया मैंने अपनी होल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं बनाया. दिस इज़ ऑल्सो मेन जो मेरा मोटिव है इसके पीछे वो ये है बिकॉज आई हैव सीन पीपल कभी कभी उनको नहीं मिल पाता है जो चाहिए. मेरा मोटिव यही है कि सबको मिले. ऑलराइट, तो ग्रोथ तो अपने हिसाब से होती है, अपने टाइम पे होती है. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, और सबको चाहिए. बट मेन मोटिव ये है कि आप डिफ्लैक्ट ना हो, आप अपनी तैयारी से दाएं बाएं ना जाएं, आप अपनी तैयारी पे स्टिक करें. ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि वो स्टिक करने से वहाँ पे जाने से आप डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, प्लीज़ डोंट विजिट, आप यहीं रहिए. बट ये है कि आई हैव टू ग्रो बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज आएंगे तभी मैं आपको बेहतर चीज़ें दे पाऊँगी, और रिसोर्सेज के लिए मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. बट मेन मोटिव जो है वो यही है कि सबको बेहतरी से सब कुछ मिल पाए. ऑलराइट, ठीक है, तो प्लीज़ आप पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए. कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.